गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजय सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एक बायोलॉजी का चैप्टर है 11th एनसीईआरटी का। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो जब मैं बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन की बात करता हूँ तो हमें क्या समझ में आता है, थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो देने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं और ये सारा न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी के एक एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का एक काम होता है, ठीक है। और वो काम करता कौन है? हमारा ब्लड। तो जो भी हम चीज खाएंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे अंदर जाएगा और फिर अंदर जाके फूड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद में उससे जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होगा वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो ब्लड में आने की वजह से जो ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट्स को उस न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जहां जहां जिस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कुछ इस तरीके के टॉपिक्स। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ब्लड, हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा। थर्ड हम पढ़ेंगे इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फोर्थ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये चार टॉपिक आज के लेक्चर में इस चैप्टर के अंदर से ये चार टॉपिक हम जो है कवर करने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज ब्लड के बारे में। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि ब्लड होता क्या है, देखो वैसे तो हम सबको ही पता है कि ब्लड होता क्या है, पर हमारी एनसीईआरटी कहना चाहती है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है जिसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसको यहाँ लिख देते हैं। तो ब्लड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू in which plasma and formed elements are present. Fluid connected tissue in which मैट्रिक्स मतलब एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू होता है जिसके अंदर इन विच फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू इन विच प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट आर प्रेजेंट इन इट्स मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है, आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आप ब्लड को समझना चाहते हैं तो आपको सबको पता है चोट लगती है, खून बहता है, उस खून को, रक्त को, तो उस चीज को ही यहाँ पर फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू का है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि ये कनेक्ट करता है असलियत में, ठीक है, यानी ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है, फ्लूइड होता है। तो अब कहने का मतलब है आप इस तरीके से समझे कि इसके अंदर प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट है और मैट्रिक्स है। तो देखो क्या होता है, आपने रायता देखा होगा असलियत में, तो रायते के अंदर क्या क्या होता है, जैसे सिका हुआ जीरा होता है, थोड़ी सी बूंदी वगैरह भी होती है असलियत में, नुक्ती वगैरह भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस व्हाइट दही को अगर सोचे तो वो हो जाता है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके अंदर जो प्रेजेंट है असलियत में जो वाटर प्रेजेंट है, देखो अब दही है, दही तो व्हाइट हो गया लेकिन उसमें पानी भी तो प्रेजेंट है ना, तो वो हो गया आपका प्लाज्मा और उसके फॉर्म्ड एलिमेंट है वो बूंदी, वो जो नुक्ती होती है असलियत में वो है। तो इस तरीके से हमारी डेफिनेशन बताई गई है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। तो ये हो जाता है हमारा ब्लड। तो ब्लड है, इसके बाद में हमारा आ जाता है असलियत में प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो अगर हम प्लाज्मा को समझने की कोशिश करें तो देखो क्या होता है, जो टोटल ब्लड होता है ना हमारा, तो टोटल ब्लड के अंदर से जो 55% होता है असलियत में उसका कंट्रीब्यूशन वो प्लाज्मा का ही होता है। तो इट कंट्रीब्यूट्स 55% ऑफ टोटल ब्लड। तो ऐसा है कि जो प्लाज्मा होता है असलियत में ना, देखो ब्लड के अंदर मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया उसमें प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन अब प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा असलियत में टोटल 55% होता है, 55% होता है टोटल ब्लड का, ठीक है। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें, केवल प्लाज्मा की बात करें, तो प्लाज्मा के अंदर असलियत भी होता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है। हमारा सेकंड पॉइंट आता है इन प्लाज्मा
92% जो है असलियत में वो तो वाटर है, वाटर, एंड 6 to 8% आर प्रोटीन्स। तो अगर हम हमारी एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी कहना चाहती है कि प्लाज्मा में ना 92% तो वाटर ही है। तो जैसे मैंने आपको रायते का एग्जांपल दिया, तो देखो दही हो गया, उसके अंदर दही तो हो गया मैट्रिक्स, पर दही के अंदर वाटर भी तो है। तो आप ऐसे समझ लो कि इसी तरीके से ब्लड के अंदर 92% जो है असलियत में वो वाटर है, और उसमें से 6 to 8% जो है वो प्रोटीन्स है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। तो तीन प्रोटीन की हमारे एनसीईआरटी जो है वो नाम लेने की कोशिश करती है। तो वो तीन प्रोटीन हो जाते हैं हमारे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, और आपका आ जाता है तीसरा एल्ब्यूमिन। ये तीन प्रोटीन आते हैं। आइए इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले फाइब्रिनोजन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो कभी भी आपके जीवन में कभी चोट लगी होगी, आपने किसी के देखा होगा चोट लगती है तो खून बहता है। तो खून बहते बहते थोड़ी देर में ऐसा होता है कि वो खून जो होता है थोड़ा सा जमने सा लग जाता है, फिर हम उसको ऐसे रब करके हटा देते हैं। तो उसको बोलते हैं खून का थक्का जमना या क्लॉट हो जाना। तो क्या होता है, ब्लड जो होता है वो क्लॉट हो जाता है। तो वो क्लॉट होने के लिए रिस्पांसिबल होता है असलियत में ये वाला प्रोटीन। तो ये वाला जो प्रोटीन है वो रिस्पांसिबल होता है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, इट इज responsible, it is responsible for clotting of blood। आ गई आपको बात समझ में? तो जब भी खून का थक्का जमेगा उसके लिए ये फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन जो है वो रिस्पांसिबल होगा। हम इसे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से ये रिस्पांसिबल होता है, पर फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन आज हमारी पहली क्लास है, तो अभी आप इतने के लिए इतना ही समझे। सेकंड प्रोटीन होता है हमारा ग्लोब्यूलिन। देखो आपने कभी देखा होगा कि जैसे कभी हमारे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है बॉडी के अंदर, जैसे आपके चोट लगी, खून बह रहा है, आपने देखा होगा उसके आसपास रेड रेड हो जाता है, थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि यार अब ये देखो, अगर सरफेस है हमारी, जो स्किन है, जो ऊपर की जो कवरिंग है, अगर ये रप्चर हो जाती है तो इंटरनल एनवायरनमेंट और आउटरनल जो एनवायरनमेंट है असलियत में अब वो खुल चुका है उसका रास्ता। तो खुल जाने की वजह से जो बाहर में एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे जितने भी इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, तो वो सारे इन्फेक्शन बॉडी के अंदर यहाँ से एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एंटर करते हैं तो हमारे बॉडी का भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो बाहर से आए हुए इन्फेक्शन को अंदर फाइट बैक करने के लिए, मतलब उसको काउंटर करने के लिए। जैसे अगर कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में आएगा तो उसे फाइट भी तो करेगी बॉडी, पर पूरी हमारी बॉडी में नहीं फैल जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके के प्रोटीन्स को असलियत में ग्लोब्यूलिन्स बोलते हैं। तो ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर डिफेंस, they get active in defense mechanism। तो हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, they are responsible for immune response। ये लिखना सही रहेगा अभी, ठीक है। तो ये जो होते हैं रिस्पांसिबल होते हैं फॉर इम्यून रिस्पांस, ठीक है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ठीक है। अभी के लिए हम इसे इतना ही समझेंगे। तो इसको बोलते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लोब्यूलिन। बाद में हम ये भी जानेंगे कि कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलिन भी कई टाइप के होते हैं। अगला हम पढ़ते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में। अब देखो क्या होता है, देखो हमारे ब्लड के अंदर ना खूब सारे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर एक ऑस्मोटिक बैलेंस, आपने अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो उसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन एक आपने शब्द सुना होगा। तो ऑस्मोरेगुलेशन एक शब्द क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन ये होता है कि हमारी किडनी का काम ये होता है कि जो ब्लड की कंसंट्रेशन होती है यूरिन की कंसंट्रेशन से, इसको बैलेंस करके चलती है असलियत में, ठीक है। अगर हमें वाटर प्रिजर्व करना होता है बहुत ज्यादा, तो आपने देखा होगा यूरिन गाढ़े कलर का आता है या येलो कलर का आता है या थोड़ा सा कंसंट्रेटेड आता है असलियत में। और अगर आपने देखा होगा हम वाटर खूब सारा पीते रहते तो यूरिन जो होता है व्हाइट कलर का आने लगता है, तो ट्रांसपेरेंट आने लगता है, पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से किडनी का काम होता है ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो ऑस्मोरेगुलेशन जब हम करते हैं असलियत में तो ऑस्मोटिक बैलेंस करना पड़ता है। तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अभी के लिए, इट हेल्प्स
in maintenance of osmotic balance। ठीक है, ये हमारी जो है एनसीईआरटी जो है इतना कहती है। तो हमने इसको प्लाज्मा को इतना समझा, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज और कहती है एनसीईआरटी, मैं यहाँ पर उसको अलग तरह से लिख देता हूँ इस तरीके से, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ ऐसे करके। तो हमारी एनसीईआरटी एक चीज और कहती है कि अगर हमारे यहाँ ब्लड के प्लाज्मा के अंदर से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन को या जो रेमिनेंट बच जाता है इसको हम सीरम कहते हैं। तो अगर हम सीरम की डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो सीरम का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट प्रेजेंट आफ्टर removal of clotting factors from plasma। अगर हम प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो रह जाता है उसको हम सीरम कह देते हैं, ठीक है। और अब क्या होता है, जो सीरम है असलियत में आपने देखो ब्लड जो होता है वो रेड होता है, लेकिन प्लाज्मा अगर आप देखेंगे तो प्लाज्मा 55% है और उसके अंदर जो है ये भी कलरलेस होता है, क्योंकि आप देखो इसमें वाटर और प्रोटीन ही तो प्रेजेंट है। प्रोटीन के मैंने आपको यहाँ पर नाम ऑटोमेटिकली बता दिए हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में कि ब्लड में प्लाज्मा तो हो गया, जैसे देखो प्लाज्मा आ गया, तो अब हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में समझना बहुत जरूरी हो गया है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या है। तो हमारी ये थर्ड हेडिंग आ जाती है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि देखो अगर ब्लड के अंदर मैट्रिक्स के अंदर प्लाज्मा है, तैर रहा है, तो अब हम जो नुक्ती है असलियत में उसकी बात करने जा रहे हैं, जो रायते के अंदर मैंने आपको बताया था। तो वो नुक्ती के अंदर क्या क्या आ जाता है असलियत में, तो देखो क्या क्या आ जाता है। देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ये होता है कि क्या क्या तैर रहा है उसके अंदर। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे पहली चीज आ जाती है इसके अंदर से हमारे एरिथ्रोसाइट्स, सेकंड आ जाते हैं हमारे यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स, और तीसरे आ जाते हैं हमारे यहाँ पर प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब हम तीनों को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे एरिथ्रोसाइट्स। देखो एरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इसको है ना कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल होती है, ये देखो ऐसे। आप देखो ये बीच में से थोड़े से ऐसे दबे हुए हैं, ठीक है। वैसे अगर आप इनको ऊपर से देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेंगे, ऐसे लग रहा है ना, बिल्कुल टायर जैसे लग रहे हैं, बट एक्चुअल में ये हमारे आरबीसी होते हैं। आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी। और आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। तो हम यहाँ पहला पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, दे आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो आरबीसी होते हैं हमारे, आरबीसी जो होते हैं वो बीच में से इस तरीके से दबे हुए होते हैं। तो आरबीसी जो है ये इस कंडीशन को बोलते हैं बाइकॉन्केव। देखो आप कॉन्केव हो रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ से कॉन्केव, और ये इस तरीके से सर्कुलर है। तो अब क्या होता है, सबसे पहली चीज जो आरबीसी होते हैं असलियत में, दे आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, दे आर आल्सो दे आर मोस्ट abundant cells in blood। तो ये ब्लड की असलियत है सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं जो सेल्स हैं असलियत में, ठीक है। दे आर बाइकॉन्केव
they are biconcave, they lack nucleus। आप ध्यान से देखो, ये बाइकॉन्केव है, इनके अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर इनमें होता क्या है, देखो यहां पर मैं इस चीज को रेड कलर से मेंशन करता हूं, दे possesses a complex protein known as hemoglobin। देखो क्या होता है, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है असलियत में, जिसके अंदर आयरन, देखो आपने आयरन देखा होगा, तो आयरन कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, Fe+2 फेरस। लेकिन इसको यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है असलियत में, इसके अंदर जो आयरन है असलियत में, वो फेरिक फॉर्म में पाया जाता है, फेरिक यानी Fe+3। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, देखो Fe+3। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं, ठीक है, तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो इनका काम क्या होता है, देखो ये ब्लड के अंदर होते हैं और इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से इनका कलर जो है वो रेड अपीयर होता है। अब सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं सेल्स, तो इस वजह से पूरा जो ब्लड होता है उसका कलर में रेड लगता है। सो दे आर रिस्पांसिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड बिकॉज़ दे possesses a special complex protein known as hemoglobin। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो होता है वो Fe+3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। तो जो एक पिगमेंट है, तो जो एक आरबीसी होता है, वन आरबीसी कैरीज 4 ऑक्सीजन। ठीक है, एक आरबीसी का मॉलिक्यूल जो है वो लगभग 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जो है वो कैरी कर सकता है। न्यूक्लियस इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये है इन्यूक्लिएटेड। तो इस चीज को भी हम मेंशन कर देते हैं यहां पर, दे आर इन्यूक्लिएटेड। ठीक है, इनका लाइफ स्पान होता है, ये कब तक हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव करेंगे, तो लाइफ स्पान ही लिख देता हूं, लाइफ स्पान जो है इनका वो है 120 डेज। ठीक है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इस चीज को मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, हैश बना दिया, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, और इसमें जो आयन होता है असली में वो कौन सा होता है, ये होता है हमारा फेरिक आयन। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। इन्यूक्लिएटेड होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं, यहाँ पर मैं इस चीज को मेंशन कर देता हूं अलग से, बाइकॉन्केव। ठीक है, इन्यूक्लिएटेड होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं, और एक आरबीसी जो है वो दो कम से कम 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जो है वो कैरी करता है। इन्यूक्लिएटेड होते हैं, लाइफ स्पान इनका 120 डेज होते हैं, और जब 120 डेज हो जाते हैं, तो जब 120 डेज हो जाते हैं दे आर डिस्ट्रॉयड। सो आफ्टर 120 days they are destroyed in spleen। अब क्या है, ये स्प्लीन क्या होता है, देखो ये स्प्लीन एक ऑर्गन होता है असलियत में। जो स्प्लीन की बात अगर हम करते हैं, तो स्प्लीन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इस जगह पर आप देख सकते हैं, थोरेक्स में यहाँ पर। अब ये जो स्प्लीन है असलियत में ये लार्ज बीन शेप ऑर्गन होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो इस तरीके से, इसको मैं बोल देता हूं यहाँ पर स्प्लीन। स्प्लीन के कुछ और भी नाम है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका और नाम है, यहाँ पर रेड कलर से लिख रहा हूं क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ लिख देता हूं इसको मैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एक नाम और है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। अब क्यों बोलते हैं बताता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों, देखो अभी जैसे मैंने बताया 120 दिन के बाद में जो है हमारे जो स्प्लीन के अंदर है ना, ये आरबीसी चले जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज दे आर कॉल्ड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, देखो क्या होता है,
हमारी बॉडी के अंदर असलियत में अगर मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ अलग कलर से। तो देखो जो नॉर्मल काउंट है एक हेल्दी मेल के अंदर, सो इन एडल्ट मेल, ठीक है, आरबीसी का काउंट क्या होना चाहिए? आरबीसी काउंट क्या होना चाहिए? हमारी एनसीईआरटी तो भी ये कहती है और आपको भी वही मानना है, 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ठीक है, ये पूछा जा सकता है 5 से 5.5 mm क्यूब जो है असलियत में वो आरबीसी का काउंट होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। देखो ब्लड बैंक क्यों बोला गया है? देखो ब्लड बैंक इसलिए बोला गया है, अगर हम देखो हम एल्टीट्यूड की बात करें, क्या किसी को पता है एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? चलो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एल्टीट्यूड होता क्या है। देखो ये पहाड़ी है, ठीक है, ये समुद्र है और ये एक लैंडस्केप है, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक है, ये एक द्वीप है, इसके ऊपर एक पेड़ उगा देता हूँ, हमारा आपको समझ में, और ये एक हमारा माउंटेन, ठीक है। अब क्या होता है, हम एल्टीट्यूड को नापते हैं, तो जो हम एल्टीट्यूड को नापते हैं ना, तो हम सी लेवल से नापने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इसको अलग कलर से अगर मेंशन करूं इस तरीके से, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूं एल टी यू, ठीक है। तो एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो अब तक सी लेवल से हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या होता है, ये द्वीप हो गया, यहाँ पर एक पेड़ है, एक बंदा यहाँ पहाड़ी के ऊपर रहता है, चलो मान लेते हैं इसका नाम है ये, एक बंदा रहता है यहाँ पर। क्या होता है एल्टीट्यूड में जैसे जैसे राइज आता जाता है, अब इंसान तो माउंटेन पे भी रह रहा है, द्वीप पर भी रह रहा है, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है ना, ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट के अंदर वो धीरे धीरे कम हो जाता है। वैसे आपको पता होगा 18 to 19% ही ऑक्सीजन है हमारे टोटल एनवायरनमेंट, रेस्ट इज 70 to 71% नाइट्रोजन होती है। तो क्या होता है 18% ऑक्सीजन भी जो है जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे ऊपर जाएगा ना, तो ऑक्सीजन क्या है कम होती चली जाती है। आपने कभी देखा होगा जैसे हम कभी भी ऊंचाई पर जाते होते हैं, पहाड़ियों पर जा रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने पड़ते हैं। क्यों कैरी करने पड़ते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन वहां जो स्तर है ऑक्सीजन का वो कम होता चला जाता है। अब क्या होता है, जो ये इंसान द्वीप पे है, ये द्वीप पर अब क्या होता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होता जाएगा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन क्या कम होती जाएगी। तो यही कारण है ऑक्सीजन सिलेंडर का ले जाने का। तो अब क्या होता है, जो द्वीप पे बैठा है इसको ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है ऑलरेडी, ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। तो ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से इसके अंदर आरबीसी होंगे 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, ठीक है। लेकिन जो ये पहाड़ी के ऊपर ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जाने की वजह से ऑक्सीजन का स्तर हो जाएगा कम, ठीक है। अब क्या होता है, ये आदमी वैसे तो जमीन पर रहता था, लेकिन एक दिन ये तय करता है कि भाई मैं भी पहाड़ी चढ़ूंगा। अब इसके अंदर तो बॉडी के अंदर तो है ऑक्सीजन के लिए कैरी करने के लिए आरबीसी अगर बात है 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, ठीक है। लेकिन अब ये अगर जाएगा ना ऊपर, ठीक है, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से इसको जी मचलाने लग जाएगा, इसको ऑक्सीजन की वजह से। तो हमारा जो स्प्लीन है असलियत में, यानी ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, वो क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा रिजर्वोयर ब्लड का स्टोर करके रखता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक अलग से पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, क्या मिटाऊं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो। तो स्प्लीन इज, तो स्प्लीन कैरीज एक्स्ट्रा रिजर्वोयर फॉर ब्लड which releases RBC in bloodstream। तो अगर हम बात करें स्प्लीन की, तो स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला गया है। तो अब क्या होता है, देखो एक आरबीसी जो है असलियत में 4 ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, तो 4 ऑक्सीजन से कंबाइन होने की वजह से अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है। अब क्या होगा, एक आरबीसी जो है असलियत में 4 ऑक्सीजन क्या पता कैरी कर, एक आरबीसी हो सकता है 2 ऑक्सीजन कैरी कर पाए, कोई 3 कर लेगी, कोई शायद 1 ही करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को पकड़ पाए, तो बॉडी हमारी क्या करती है, स्प्लीन क्या करता है, एक्स्ट्रा आरबीसी को रिलीज कर देता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और उसे रिलीज करने की वजह से ना ज्यादा आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो अब जो है हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ने की कोशिश करनी है।
तो अब ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ने के लिए ज्यादा आरबीसी डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे आरबीसी 4-4 दिन पकड़ेंगे, कोई एक पकड़ेगा, कोई दो पकड़ेगा, पर क्या है अब कंसंट्रेशन ही कम होती जा रही है, अगर प्रेशर ही कम होता जा रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा है तो हमें आरबीसी बढ़ाने पड़ेंगे ताकि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो बचे ना, सारे हमारे जो है हमारी बॉडी को मिले। जो पहाड़ों पर ऑलरेडी रह रहे हैं उनका जो आरबीसी काउंट है वो हमारे जो धरती जो या किनारे पर बैठा होगा उससे ज्यादा ही होगा ऑलरेडी। लेकिन अब इस आदमी ने तय किया कि मैं पहाड़ी पर जाऊंगा, तो इसकी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर नहीं होती है, तो इस वजह से जो स्किन है वो यहाँ पर आके इसके अंदर आरबीसी का जो काउंट है वो बढ़ा देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है समझने वाली, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर एक तो आ जाता है हमारा एरिथ्रोसाइट्स आ जाता है। ठीक है, दूसरा हम समझने की कोशिश करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स तो देखिए प्लेटलेट्स क्या होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग इन ब्लड। तो जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग वगैरह होती है यानी खून का जो थक्का जमता है असलियत में, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स असलियत में एक मैश टाइप बल्ब बना लेते हैं, इस तरीके का प्रोटीन जो होते हैं वो बना लेते हैं और इसके अंदर जाकर प्लेटलेट जो है वो फंसने लग जाते हैं। और फंसने की वजह से ये जो है प्लेटलेट्स इसमें फंसते जा रहे हैं, और ये फंसने की वजह से इसके अंदर ना ये एक जाल टाइप बन जाता है। और जैसे ये जाल बन जाता है ये आपको ऊपर से दिखता है कि भाई ये कुछ सॉलिड हो गया ब्लड तो ऊपर से, ठीक है, लेकिन वो सॉलिड नहीं होता बिल्कुल भी, वो इस तरीके की एक फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस वजह से जो प्लेटलेट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉटिंग इन ब्लड के अंदर। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, और सबसे पहले हम बात कर रहे थे ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स को हम बोलते थे डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का मतलब ये होता है यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स। अब क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं असलियत में ना, इनमें देखो हमने आरबीसी पढ़े थे, आरबीसी रेड होते हैं किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि उसमें फेरिक प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसकी वजह से। लेकिन अब क्या होता है ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं तो दे possess न्यूक्लियस, यानी डब्ल्यूबीसी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है, दे आर शॉर्ट लिव्ड। अब देखो कई टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है, उनके अभी मैं नाम आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बहुत अच्छे से हम चार्ट बनाएंगे उसका। लेकिन इसके अंदर अभी आपको इतना ही जानना चाहिए कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं असलियत में वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज्यादा नहीं जी पाते हैं। भाई आरबीसी का तो फिक्स है 120 डेज होगा, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है असलियत में वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, दे आर हेल्पफुल इन इम्यून रेस्पॉन्स, या हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, दे आर एक्टिव अगेंस्ट, दे आर एक्टिव इन फाइटिंग फॉरेन, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये कारगर सिद्ध होते हैं, तो ये हमारे ल्यूकोसाइट हो जाता है। अब क्या होता है हम इसके अंदर बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बेसिक क्राइटेरिया है वो आपको जान लेना चाहिए। तो वो क्या है असलियत में, इस तरीके से आप समझ सकते हो, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं इस चीज को ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होता है जो हमारे ल्यूकोसाइट्स आते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है ल्यूकोसाइट्स, इसमें आ जाते हैं हमारे सबसे पहले तो ग्रेन्युलोसाइट्स,
और आ जाते दूसरे हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, इसमें हमारे आ जाते हैं आगे नीचे कौन कौन। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और आ जाते हैं हमारे बेसोफिल्स, और इसके अंदर आ जाते हैं हमारे लिम्फोसाइट, और दूसरे आ जाते हैं हमारे लिम्फोसाइट के बाद आते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्राइटेरिया जो है समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक सेल को हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी जो है हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो मैं एक चार्ट बनाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। एक टेबुलर फॉर्म के अंदर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा आप कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो मैं पूरा बोर्ड पहले रफ कर देता हूं। ये भी रफ कर देता हूं। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा अपने कौन से न्यूट्रोफिल्स। सेकंड में मैं यहां लिखूंगा इओसिनोफिल्स। थर्ड पे मैं यहां लिखूंगा बेसोफिल्स। फोर्थ पे मैं यहां लिखूंगा अपने लिम्फोसाइट। यहां लिखूंगा पांचवें हमारे मोनोसाइट्स। इस तरीके से एक एक का हम डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर इसके अंदर एक लाइन खींच देते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सके इस चीज को। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं न्यूट्रोफिल्स का डायग्राम बनाता हूँ। ये एक न्यूट्रोफिल है, ठीक है। ये एक न्यूट्रोफिल हो गया। अब हम इओसिनोफिल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम बेसोफिल को समझते हैं। इसको आप गलत कर लेना अपने हिसाब से, मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं लिम्फोसाइट की बात कर लेता हूँ। इस चीज को मैं ऐसे कलर कर देता हूँ, अब यहाँ पर शेड कर देता हूँ, और आप समझना कि इसको जो है, क्योंकि क्या है हम बार बार इतना करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, हमें पूरा कंप्लीट भी करना है। और मोनोसाइट की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, जो न्यूक्लियस है असलियत में न्यूट्रोफिल्स का, न्यूक्लियस होता है असलियत में मल्टीलोब। कितने लोब होते हैं इसमें? 2 से 5 लोब्स प्रेजेंट। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है,
जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। तीसरी चीज ये होती है, आपको पहले ही पता लग चुकी है। तीसरी चीज ये होती है इनका फंक्शन। तो इनका फंक्शन असलियत में क्या होता है? पहला फंक्शन आता है इनका फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस होता है, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपने सेल ईटिंग के बारे में सुना होगा, ठीक है, मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर ये कोई पार्टिकल आता है, ठीक है, ये हमारे पास में एक है सेल, ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ये इसके पास जाती है और अपने इस तरीके से है ना आर्म्स खोल लेती है, इस तरीके से, ठीक है, और फिर इसके बाद इसको एंगल्फ कर लेती है, ठीक है, और उसके बाद में इसको डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल था ये वाला, ये गायब हो गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को असलियत में सेल ईटिंग कहते हैं और फेगोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो इसलिए फेगोसाइटोसिस यहाँ मैंने आपको मेंशन कर दिया है। दूसरी चीज क्या आएगी यहाँ पर? फेगोसाइटोसिस एंड डाइजेशन कर सकते हैं आप इसमें, डाइजेशन, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है यहाँ पर? ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये आ गया, अगला है आपका डायपेटिस और चौथा आ जाएगा आपका कीमोटेक्सिस। देखो न्यूट्रोफिल्स की खास बात आपको और बता देता हूं, ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं ब्लड सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं इस चीज को रेड कलर से लिख देता हूँ क्योंकि ये याद रखने वाली बात है। तो इसको लिख देता हूँ मोस्ट अबंडेंट सेल्स। अगर हम सिर्फ ल्यूकोसाइट्स की बात करें, डब्ल्यूबीसी की ना, तो जो न्यूट्रोफिल्स है असलियत में ना वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 60 to 70% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, न्यूक्लियस है इनका मल्टी लोब्ड है, 2 to 5 लोब्ड है और इसके अंदर अब मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं। तीसरी चीज फेगोसाइटोसिस पता है, डाइजेशन करेंगे। डायपेटिस और कीमोटेक्सिस को आइए हम अब समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो डायपेटिस क्या होता है। देखो ये हमारी जो है ये असलियत में ब्लड कैपिलरी है, लिख दूं यहाँ पर या ब्लड वेसल कर देता हूं उसको, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे कुछ न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होती है बात यहाँ पर, ये हमारी चोट लगी हुई है। अब चोट लगी हुई है, यहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज को नीचे लिख देता हूँ, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, कुछ केमिकल रिलीज होंगे। अब क्या होगा? क्या होगा? जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर सबसे हाईएस्ट अमाउंट में मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट है ना, ये जाएंगे और ब्लड वेसल से इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ कुछ केमिकल रिलीज है, केमिकल रिलीज है, तो उन केमिकल्स की वजह से ये अपने आप न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन की वजह से कुछ केमिकल रिलीज होंगे, जैसे कट लग जाएगा, कुछ अलग अलग सूजन आ जाएगी, कुछ अलग अलग केमिकल सीक्रेट होंगे। उस केमिकल्स की वजह से ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये यहाँ से ब्लड से निकल करके यहाँ से अपने आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर अपना काम शुरू कर देंगे। इस केमिकल को सेंस करके उस जगह पर पहुंचना एक मूवमेंट कहलाता है। इसको कीमोटेक्सिस मूवमेंट कहते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है, ठीक है। इसके साथ में इस डायग्राम को भी बना लेना। इस चीज को कीमोटेक्सिस बोलते हैं। और सेल जो मूव कर रही है, देखो इन्फ्लेमेशन के अंदर केमिकल रिलीज हो, यहाँ मूव करी तो यहाँ इसको कीमोटेक्सिस बोला। जो ये निकल के यहाँ से निकल के आ रही है, ब्लड वेसल से निकल के आ रही है, इस मूवमेंट को डायपेटिसिस बोलते हैं। तो डायपेटिसिस का दूसरा टर्म है और इस चीज को भी आप इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना। तो ये काम होते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स खत्म। उम्मीद करता हूँ आपने बना दिया होगा, अब मैं इसे बैठा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो होते हैं असलियत में ये बाइलोब्ड होता है इनका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है बाइलोब होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है इनका, साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूलेटेड होता है।
अब क्या होता है, इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं असलियत में साइटोप्लाज्म के ना, उन ग्रेन्यूल्स के अंदर एक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आर्जिनिन। तो यहां पर होता है आर्जिनिन प्रेजेंट। और ये आर्जिनिन असलियत में ना एक स्पेशल टाइप ऑफ डाई, एक एसिडिक डाई होती है जिसको इयोसिन बोलते हैं। तो इयोसिन का कलर होता है रेड। तो क्या होता है, ये जो होते हैं असलियत में ना, ये आर्जिनिन असलियत में जो होता है, दे टेक कलर ऑफ एसिडिक डाई। क्या नाम है उस डाई का? इयोसिन। इयोसिन, ठीक है, विच इज रेड इन कलर। तो आर्जिनिन जो है वो ग्रेन्यूल्स असलियत में उसमें आर्जिनिन प्रेजेंट है, और उस वो क्या करते हैं, एक एसिडिक डाई जिसका नाम है इयोसिन, उसका कलर ले लेते हैं। सो दे अपीयर रेड, ठीक है। फंक्शन की बात करें, वही फंक्शन से फंक्शंस क्या होगा, फर्स्ट है फेगोसाइटोसिस, कीमोटैक्सिस और डायपेडिसिस। वही चीज है, लेकिन क्या होता है ना, इयोसिन से पहले असलियत में न्यूट्रोफिल्स जाएंगे, क्योंकि जो क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है पहले वही पहुंचेंगे। तो क्या अगर हम कहें कि सबसे पहले पहुंचेगा कौन, तो न्यूट्रोफिल्स पहुंचेंगे, ठीक है। पर मैंने आपको डिफरेंस बताया असलियत में। अगले में हम आ जाते हैं बेसोफिल्स कह देते हैं हम इनको, ठीक है। ये बेसोफिल्स होते हैं, इनका भी जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी ग्रैन्युलेटेड होता है, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये असलियत में होता है सेगमेंटेड फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है असलियत में, इसको लिख देते हैं हम सेगमेंटेड फ्रॉम सेंटर। बीच से देखो सेगमेंटेड सा लग रहा है। साइटोप्लाज्म जो होता है असलियत में, साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलेटेड है, इसका भी ग्रैन्युलेटेड। अब क्या होता है, ग्रैन्युलेटेड होने की वजह से इनके पास भी कुछ अलग सी चीज होती है जिसका नाम है असलियत में पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होने की वजह से ये पॉलीसैकेराइड कलर ले लेता है एक बेसिक डाई का जिसका नाम है मिथाइल ब्लू, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं दे टेक कलर ऑफ बेसिक डाई जिसका नाम है मिथाइल ब्लू। मिथाइल blue, so they appear blue in color, so they appear blue in color। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। पर बेसोफिल का काम यहीं तक सीमित नहीं है, और भी इसके काम है। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ बेसोफिल को, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मिटा के लिम्फोसाइट शुरू करूंगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो दे आल्सो सिक्रीट कुछ सिक्रीशंस हैं जो ये सिक्रीट करते हैं। उसमें से पहला आ जाता है आपका, एक तो आ जाता है आपका हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है वो असलियत में एंटीकोगुलेंट होता है, कोआग्युलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब ये होता है कि खून का थक्का ना जमने वाला। आप इसको अपनी भाषा में हिंदी में लिख सकते हैं कि हेपेरिन का मतलब है एंटीकोगुलेंट। अब ये ब्लड में प्रेजेंट होगा, आप देखो थक्का तो तभी जमना चाहिए ना, खून का जब कट लग जाए, हमारी चोट लग जाए, लेकिन थक्का जमेगा ब्लड के अंदर भी तो जम सकता है। और अगर ब्लड में खून का थक्का जम गया तो खून तो जम जाएगा, और खून जम जाएगा तो आदमी तो मर जाएगा। तो ये हेपेरिन सिक्रीट करते हैं। दूसरा एक सिक्रीशन होता है इनका, उसका नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन असलियत में होता है वैसोडाइलेटर। देखो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस चीज को यहां बना देता हूं। अगर यह आपकी कैपिलरी है ना, और यहां पर अगर बेसोफिल प्रेजेंट हो गया तो ये इस तरीके से आपका वेसल जो है वो डायलेट कर देता है। देखो डायलेट हुआ कि नहीं हुआ,
हुआ ना, बस इसी चीज को वेसोडाइलेशन बोलते हैं और ये करते हैं हमारा हिस्टामिन। पढ़ लो तो ठीक है। तो इस तरीके से हो गया है। और एक चीज और होती है, इयोसिनोफिल जो होते हैं असलियत में, इयोसिनोफिल की एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको यहां लिख देता हूं। दे न्यूट्रलाइजेस एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। यानी देखो, कभी भी चोट लगेगी तो वहां पर रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, और प्लाज्मा रिलीज होने लग जाएगा, आता है ना वो एक सफेद सफेद चीज ऊपर आ जाती है, तो ये एक इन्फ्लेमेशन या एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं, रिस्पांस बोलते हैं। तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने का काम भी इयोसिनोफिल का ही होता है। और जो न्यूट्रोफिल है असलियत में उनका काम जो होता है मेन फेगोसाइटोसिस का होता है, लेकिन जो इयोसिनोफिल है ये काम ये कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन का काम करते हैं। बेसोफिल जो है असलियत में सिक्रीट करते हैं हमारे हिस्टामिन और हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट होता है और वेसोडाइलेटर होता है असलियत में, तो ये इसका काम हो जाता है, ठीक है। अब हम इस सबको रब कर देते हैं यहां से, और अब हम यहां समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। तो देखो अब हम आ जाते हैं लिम्फोसाइट पर। देखो हमारे जो लिम्फोसाइट है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो असलियत में होता है लार्ज राउंड, ठीक है। साइटोप्लाज्म ए ग्रैन्युलेटेड, यानी ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ए ग्रैन्युलेटेड मतलब ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, और पेरीफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। क्या होता है, इतने बड़े न्यूक्लियस की वजह से जो साइटोप्लाज्म है असलियत में ये बार-बार करना, ये पेरीफेरी पर सेल की जो है पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। देखो इधर से, देखो बाउंड्री की तरफ जाता जा रहा है, इसकी अगर बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन तो उसकी तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इसी चीज को बस पेरीफेरल साइटोप्लाज्म कह दिया गया है और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। फंक्शन इनका, फंक्शन कुछ भी नहीं है, फंक्शन दे हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ये सेल जो है वो हमारी हेल्प करती है, ठीक है। अगले हमारे पास सेल्स आ जाते हैं, ऐसे कहते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। तो अब हम मोनोसाइट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है असलियत में, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म वही वापस से ए ग्रैन्युलेटेड, ए ग्रैन्युलेटेड, ठीक है। तो ए ग्रैन्युलेटेड इनका साइटोप्लाज्म हो जाता है, किडनी शेप इनका न्यूक्लियस हो जाता है। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो देखो सबसे पहली चीज, एक और चीज देखो, मैंने आपको बताया था न्यूट्रोफिल्स असलियत में मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसोफिल्स होते हैं असलियत में ये हमारे होते हैं लीस्ट अबंडेंट, लीस्ट इन नंबर, ठीक है। अब मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें, किडनी शेप का न्यूक्लियस है, ए ग्रैन्युलेटेड होते हैं, और दूसरी चीज ये इनका जो फंक्शन होता है असलियत में, इनका फंक्शन वही होता है, इनको मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप इसको लिख लें, दे आर आल्सो कॉल्ड एज मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। अब इसके हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन के अंदर इसका काम क्या होता है, देखो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई इंफेक्शन हमारे ब्लड के अंदर तैर रहा है, घूम रहा है ना, तो पुलिस का काम क्या होता है, उसको पकड़ना, तो काम ये करेंगे, ठीक है। अब इनकी खास बात ये होती है कि वैसे तो इनका लाइफ स्पान 1 से 2 दिन का ही होता है असलियत में, लेकिन ये जो होते हैं असलियत में ना, ये फेगोसाइटोसिस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये खूब सारे मोनोसाइट्स जो है वो कंबाइन होकर के एक बड़ी एंटिटी भी बना लेते हैं जिसको बोलते हैं मैक्रोफेज। सो दे कंबाइन टू फॉर्म मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आप ऐसे समझ सकते हो कि 4-5 मोनोसाइट कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर उन्होंने मैक्रोफेज का फॉर्मेशन कर लिया। अब पहले ये 1 से 2 दिन में मर रहे थे, पर मैक्रोफेज 6 महीने से 1 साल तक जिंदा रह जाता है, तो यही मैक्रोफेज बनाते हैं। और मैक्रोफेज का फंक्शन क्या हो जाता है, वही फेगोसाइटोसिस, फंक्शन फेगोसाइटोसिस,
साइटोसिस ऑफ फॉरेन बॉडी। ठीक है, तो फॉरेन बॉडी का जो है असलियत में ये करते हैं इस तरीके से सफाया, ये कंबाइन करते हैं और बनाते हैं मैक्रोफेज। ये वाली चीज तो मोनोसाइट में ही पाई जाएगी और किसी में भी पाई नहीं जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे डब्ल्यूबीसी और टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के हिसाब से आज हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।